हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। अपन ने यूजर्स पढ़ लिए, अपन ने वेंडर्स पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, थर्ड कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, दैट इज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, दैट इज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ई कॉमर्स साइट करो, बिना टेक्नोलॉजी के तो ई कॉमर्स हो भी नहीं सकता। आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना टेक्नोलॉजी के आप ई कॉमर्स का काम नहीं कर सकते, ई कॉमर्स का धंधा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या चाहिए होंगे? कंप्यूटर्स, सर्वर, डेटाबेस। कोई भी ई कॉमर्स का काम करना चाहता है, कोई भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके पास ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर, सर्वर्स एंड डेटाबेस। चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे अमेजोन वाले अपना काम कर रहे हो, चाहे मैं ऑनलाइन बिजनेस, मैंने मेरा खुद दुकान है, मेरी दुकान के लिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, मेरी दुकान का सामान अब मैं ऑनलाइन बेचूंगी। तो मैं कैसा भी हो, छोटे से बड़ा काम, आपके पास ये तीन चीजें होना जरूरी है। इसके बिना आप ई कॉमर्स का काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डेटाबेस, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है ई कॉमर्स के सक्सेस के लिए। इन तीनों चीजों पे आप बहुत पैसा खर्च करते हो, अमाउंट। आपके पास जितने अच्छे सर्वर्स होंगे, जितने फास्ट सर्वर्स होंगे, आप उतनी फास्ट सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे और कस्टमर आपसे उतने ही हैप्पी रहेंगे। कंप्यूटर्स ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई वायरस वगैरह ना हो, तो उस चीज के लिए आप पैसा खर्च करते हो। डेटाबेस, अब ऐसा डेटाबेस, अगर अमेजोन वाले तो बहुत बड़ा डेटाबेस खरीद के लाएंगे, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउस, ऐसा कुछ डेटाबेस रखेंगे जिनमें उनको खूब सारा डेटा आ सके। तो डेटाबेस में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर ई कॉमर्स आपको काम करना है तो आपको इन तीन चीजों पे अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चीजों पे ही सारा काम होता है, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो भी ई कॉमर्स बिजनेस का जो भी काम हो रहा है ई कॉमर्स का, वो सब चीज, उन सब काम के लिए आपको कंप्यूटर, सर्वर्स और डेटाबेस, तीनों चीजों की जरूरत है। इसलिए आप इन पे पैसा खर्च करते हो, ठीक है। आजकल क्या हो गया, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग आने लगा बेटा। ये टॉपिक अपने डिटेल में है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने कोर्स में है, इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, आप में से किसी को आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या होता है क्लाउड्स? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या होते हैं क्लाउड्स या क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग? ऑनलाइन स्टोरेज होगी, मतलब जिस पे स्टोर कर सकते हैं डाटा ऑनलाइन। स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल कुछ? गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव, वेरी गुड। क्या होता है देखो क्लाउड, अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ बच्चों, डिटेल में ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान मैं खुद खरीदने की जगह मैं दूसरों से उनको लीज पे ले रही हूँ, रेंट पे ले रही हूँ। अब मुझे डेटा स्टोर करना है, अमेजोन वालों को अपना डेटा, अमेजोन नहीं, चलो मैं मेरा बिजनेस की बात करती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस मैंने शुरू किया, मेरी छोटी सी दुकान है, मुझे डेटा स्टोर करना है। अब मैं डेटाबेस खरीदने गई, उसने कहा मैडम आपका डेटाबेस 2 लाख रुपए का डेटाबेस आएगा, फिर उसका मैं एक एम्प्लॉय रखूंगी, वो उस डेटाबेस को मेंटेन करेगा, तो भाई मेरा तो बहुत खर्चा बैठ जाएगा इस बिजनेस को शुरू करने में। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लाउड, क्लाउड मतलब एक बहुत बड़ी जगह है, क्लाउड मतलब एक बहुत बड़ा सर्वर है। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत अनलिमिटेड स्टोरेज खाली पड़ा है, उनके पास अनलिमिटेड स्टोरेज पड़ा है। मैंने उनको कहा आप मुझे महीने का 2 GB स्टोरेज आप लोग मुझे रेंट पे दे दो, 2 GB स्टोरेज रेंट पे दे दो, लीज पे दे दो। मतलब महीने का 2 GB, सिर्फ मुझे इतना सा पार्ट स्टोरेज दे दो जहां पे मैं मेरा डेटा स्टोर कर सकूं, और उसके बदले में आपको रेंट दे दूंगी, उसके बदले रेंट दे दूंगी। तो रेंट देना तो सस्ता हुआ ना उसको खरीदने से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, आजकल क्या होता है, लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट ज्यादा काम में ले रहे हैं। इससे क्या होता है, वो लोग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब लोग शेयर कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसी स्टोरेज को मैंने भी काम में ले रखा है, कोई और कंपनी है उसने भी यहाँ पे स्टोरेज मांग रखी है, कोई और कंपनी है उसने भी यहाँ स्टोरेज मांग रखी है, कोई और कंपनी उसने भी अपने क्लाउड पे स्टोरेज रख रखा है, डेटा को ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर रखा है, जैसे गूगल ड्राइव। मैंने मेरी फोटोज भी गूगल ड्राइव पे स्टोर कर रखी है, आप लोग भी अपनी फोटोज गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखते हो, अपना डेटा गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखते हो।
तो गूगल ड्राइव एक लिमिट तक तो आपको फ्री स्टोरेज दे रहा है कि हाँ इतना जीबी तक तो आप फ्री कर सकते हो, फिर अगर आपको इससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको उनसे पैसा देकर खरीदना पड़ेगा वो स्टोरेज। खरीदना मतलब रेंट पे आपको वो लेना पड़ेगा कि मुझे महीने का इतना स्टोरेज चाहिए आपका, तो मैं उसके बदले आपको इतना रेंट दे दूंगी, तो वो मेरे लिए सस्ता पड़ेगा, वो मेरे लिए रीजनेबल, वो मेरे लिए इफेक्टिव पड़ेगा। तो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक ही डेटाबेस को बहुत सारे लोग शेयर करें तो सबकी जो कॉस्ट आएगी वो कम आती जाएगी। तो आजकल लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर काम में ले रहे हैं। तो कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेस वो खुद मेंटेन नहीं करे, उस पर वो खुद पैसा नहीं खर्च करते, वो क्लाउड से उसको उधार पे ले लेते हैं, क्लाउड से ये सारी चीजें वो रेंट पे ले लेते हैं और उसके बदले क्लाउड को रेंट दे देते हैं। तो कंपनीज का पैसा बच रहा है, उनकी कॉस्ट सेविंग्स होती जा रही है। पर टेक्नोलॉजी, अगर ई कॉमर्स का काम करना है तो भाई ये तीनों चीजें जरूरी है, क्लाउड भी जरूरी है, सर्वर भी जरूरी है, डेटाबेस भी जरूरी है। या तो वो खुद बना लो पैसा खर्च कर कर आप, या फिर वो क्लाउड से उधार पे ले लो और उसके बदले क्लाउड को रेंट दे दो, पर ये चीजें आपके लिए जरूरी है। सेकेंड है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स जानते हैं आप लोग क्या होती है मोबाइल एप्स? एप्स का मतलब एप्लीकेशंस, एप्स का मतलब क्या होता है बेटा? एप्लीकेशंस। मोबाइल मतलब जो भी डिवाइसेस मूवेबल होती हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है। जैसे आप लोगों के स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हाँ। जैसे मेरा लैपटॉप होता है, मेरा लैपी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, हाँ। जैसे मेरे टैबलेट्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हाँ। तो जो भी मूवेबल डिवाइसेस पे जो एप्लीकेशंस चल सकती हैं, जो मूवेबल डिवाइसेस पे जो एप्लीकेशन चल सकती हैं, उनको अपन मोबाइल एप्स कहते हैं। मूवेबल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एप्लीकेशन चल सकती हैं, आप लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं? दो नाम तो जानते ही हैं, एंड्रॉइड एंड आईओएस। ये दो नाम तो जानते ही हो। एंड्रॉइड किसने दिया? गूगल कंपनी ने निकाला है। आईओएस एप्पल ने निकाला है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो मोबाइल डिवाइसेस पे चलते हैं, जो मूवेबल डिवाइसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स मतलब जिनको मूव नहीं कर सकते, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? विंडोज। और हमारे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? एंड्रॉइड या फिर आईओएस। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो मूवेबल डिवाइस पे रन कर सकते हैं, जो मूवेबल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती हैं, उन सारी एप्स को अपन क्या कह देते हैं? मोबाइल एप्स कह देते हैं। ठीक है। आजकल कुछ भी, कोई भी चीज हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, 90% वेबसाइट्स आपके फोन में भी खुल जाती है। 90%, मैं 100 नहीं कहती। आज भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको अगर आपको ओपन करना है तो आपको कंप्यूटर पे ही वो ओपन होंगी, आपके मोबाइल फोन में ओपन नहीं हो सकती। तो वेबसाइट्स 90% फोन पे खुल जाती है। क्यों? क्योंकि जमाना फोन का आ रहा है, लोगों को हर चीज फोन में एक्सेस करना पसंद है। कौन उस कंप्यूटर पे जाकर बैठेगा और उसको चलाएगा? तो मोबाइल एप्स भी ऐसी एप्स हैं जो मूवेबल डिवाइस पे चल सकती हैं, जो आपके फोन में चल सकती हैं, उनको भी अपन मोबाइल एप्स कह देते हैं। अब जो ये मोबाइल एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। मूवेबल डिवाइसेस पे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब उसके ये पार्ट होते हैं। कोई भी ऐप है, कोई भी ऐप जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन में मूवेबल डिवाइसेस में चल सकती है। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपका पीसी पे भी चल सकता है, तो व्हाट्सएप आपका मूवेबल डिवाइस, मेरे फोन में भी मेरा व्हाट्सएप चल सकता है, ऐप है ये। इंस्टाग्राम है, मेरे फोन में भी चल सकता है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप पे भी चल सकता है। अब ये जो ऐप है, इसके खुद के कुछ मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मतलब इसके खुद के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो व्हाट्सएप पे एक तो चैट का ऑप्शन आता है आपके पास, एक ऑप्शन आता है आप लोग स्टेटस का ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है कि कॉल का, वीडियो कॉल कर लो कि वॉइस कॉल कर लो। ऐसे 3 मॉड्यूल्स जो आप लोग जानते हो। वैसे कोई भी जो मोबाइल ऐप होती है उसके कुछ मॉड्यूल्स, कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं किसी भी मोबाइल ऐप में? पहला मॉड्यूल है इसमें फ्रंट मॉड्यूल। फ्रंट मॉड्यूल, फ्रंट मतलब जो चीजें आपको दिखती हैं, जो चीजें आप देख पा रहे हो, उन चीजों को आप फ्रंट कहते हो। फ्रंट मॉड्यूल, फ्रंट मॉड्यूल जैसे कि, हाँ जी, अपन एग्जांपल ले लो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का ही एग्जांपल ले लो, अमेज़न। अमेज़न, अमेज़न में मेरे फोन में भी चला सकती हूँ, अमेज़न कंप्यूटर में भी चला सकती हूँ, अमेज़न लैपटॉप पे भी चला सकती हूँ। और मैं अमेज़न में किस में चला रही हूँ? फोन में चला रही हूँ।
फोन में चला रही हूँ तो अमेजोन का फ्रंट मॉड्यूल, फ्रंट मतलब जो चीज मुझे दिख रही है, अमेजोन खोलते ही जो मुझे दिख रहा है, तो अमेजोन खोलते ही क्या होता है, यहाँ पे जितने भी अमेजोन की प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन की जितनी भी सर्विसेज है, वो लोग क्या करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स और सारी सर्विसेज को कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज कैसे कर देते हैं, लाइक आपको क्लोथ्स चाहिए या आपको फुटवेयर चाहिए, कैटेगरी दो बना दी। अब क्लोथ्स में भी आपको गर्ल्स वेयर चाहिए, मेंस वेयर चाहिए, किड्स वेयर चाहिए। गर्ल्स में भी उन्होंने कैटेगरी बना दी, आपको एथनिक वेयर चाहिए, आपको वेस्टर्न वेयर चाहिए, आपको नाइट सूट चाहिए। तो कैटेगरी बना देते हैं सारे प्रोडक्ट्स की, सारी सर्विसेज की। क्या होता है, फ्रंट मॉड्यूल में कैटेगरी बन के आती है, और कैटलॉग होता है, हर प्रोडक्ट का कैटलॉग मतलब, कैटलॉग मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है। अगर मैंने कहा मुझे एथनिक वियर में कुर्ती देखनी है, तो कुर्ती का वहां पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा, इस कलर की कुर्ती है, इसका लेंथ इतना है, इसका इतना विड्थ इतना है, इसका फ्रंट नेक कितना है, इसका बैक नेक कितना है, इसकी सब कुछ यहाँ पे पूरी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। तो फ्रंट मॉड्यूल में क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स और जितनी भी सर्विसेज, सबको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एंड सबका एक कैटलॉग है जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या है, क्या है। क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रोडक्ट को आपने कैटेगराइज किया, ताकि लोग जब ब्राउज करें, लोग जब देखें तो उनको देखने में आसानी हो। आज मुझे ब्राउज करना है, मुझे कुर्ती देखनी है, तो मेरे को कुर्ती देखने में आसानी हो। अगर कैटेगराइजेशन है तो मैं आसानी से कुर्ती देख सकती हूँ। अगर उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा, गर्ल्स के कपड़े सारे एक साथ डाल रखे हैं, तो मेरे को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा कि एथनिक वेयर कौन सा है, वेस्टर्न वेयर कौन सा, नाइट वेयर कौन सा, ये ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी होगी। तो लोगों को ब्राउज करने में आसानी मिले, इसलिए सारा सामान यहाँ पे कैटलॉग्स और कैटेगराइज कर दिया जाता है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं कौन सा आइटम सेल पे चल रहा है, कौन से आइटम पे कितना % ऑफ चल रहा है। मुझे सिर्फ वही आइटम्स देखना है जिन पे 20 to 30% ऑफ चल रहा है, तो सिर्फ वो लोग मुझे वही आइटम दिखाएंगे जिन पे 22% 30% ऑफ चल रहा है। तो लोगों को ब्राउज करने में, लोगों को सर्व करने में, लोगों को उसको एक्सेस करने में आसानी हो, ये सारी चीजें फ्रंट मॉड्यूल पे डी भी रहती है। तो कोई भी मोबाइल ऐप होती है, उसका पहला मॉड्यूल क्या पढ़ा अपन ने, फ्रंट मॉड्यूल्स, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स और जितनी भी सर्विसेज उनका कैटेगराइजेशन होता है, ताकि लोगों को उसको ब्राउज करने में आसानी रहे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने में आसानी रहे। सेकंड मॉड्यूल क्या है, टिकटिंग मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल क्या है, टिकटिंग मॉड्यूल। उस ऐप का, मोबाइल ऐप का, आज अमेजोन की बात करो तो अमेजोन का टिकटिंग मॉड्यूल सेकंड क्या है, टिकटिंग मॉड्यूल। टिकटिंग मॉड्यूल मतलब उसको प्रमोट करने के लिए वहां पे टिकटिंग मॉड्यूल, जो टिकटिंग वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ ये दिमाग लगाया जाएगा कि उस चीज को, उस साइट को और प्रमोट कैसे किया जाए। प्रमोट कैसे किया जाए, आप अगर कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हो, कस्टमर्स को वाउचर्स दे रहे हो, कस्टमर्स को कूपन्स दे रहे हो, तो आपकी साइट्स जो है वो ज्यादा प्रमोट हो सकती है। तो ये वाला मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल में क्या होगा, जितना भी साइट के प्रमोशनल के लिए जो चीजें होंगी वो सारा टिकटिंग मॉड्यूल में होगा, जैसे डिस्काउंट, वाउचर्स, कूपन्स एक्सेट्रा। थर्ड मॉड्यूल है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग मॉड्यूल। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग मॉड्यूल कि आपको अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट मार्केटिंग किन लोगों के लिए करो। अगर आप यंग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो, जो यंगस्टर्स हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो यंगस्टर्स को पसंद आ रहा है, तो आपका उसमें बिकने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो ज्यादा यंग लोग होते हैं वो ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल एंड वेरी स्मॉल पीपल, वेरी स्मॉल एज पीपल्स। तो चिल्ड्रंस और ओल्ड एज पीपल इतना ऑनलाइन शॉपिंग करना आज भी पसंद नहीं करते जितना जो यंगस्टर्स है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे। तो अगर अपना आप मार्केटिंग टारगेट अपने यंगस्टर्स को रखते हो कि मुझे यंगस्टर्स को कवर करना है, उनको जो पसंद है वैसा सामान की मार्केटिंग करनी, तो आपकी साइट प्रमोट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक ये तरीके की उस मॉड्यूल होगा उस ऐप के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर। देन सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। इंफॉर्मेशन, आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी पानी है, अमेजोन पे मुझे, मिंत्रा पे मुझे रोडस्टर के बारे में, रोडस्टर जो कंपनी है उसके बारे में जानना है कि वो कंपनी की क्या डील्स आ रही हैं, वो कंपनी में क्या क्या ऑफर्स आ रहे हैं, वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, उस कंपनी के स्टोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फिजिकल स्टोर्स हैं तो है या नहीं है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो वो भी आप ई कॉमर्स, वो भी आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू जान सकते हो। तो इंफॉर्मेशन मॉड्यूल भी वहां पे होता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। एंड लास्ट मॉड्यूल है यहाँ पे, दैट इज मोबाइल बैंकिंग।
ये तो भाई बहुत जरूरी मॉड्यूल है। कोई भी ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता, कोई भी परचेज खरीदना जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक उसका पेमेंट ना हो जाए, पेमेंट ना हो जाए जब तक उसको अपन परचेज नहीं मान सकते। तो पेमेंट पेमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सीओडी से पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप कोई एसएमएस से पेमेंट कर सकते हो, या बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है। इसके लिए भी एक मॉड्यूल, इसके लिए भी एक पार्ट होता है। तो जो भी मोबाइल एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स क्या होती है, ऐसी एप्लीकेशंस जो मूवेबल डिवाइसेस पे चल सकती हैं, उन सारी एप्लीकेशंस को अपन मोबाइल एप्स कहते हैं। तो कोई भी मोबाइल एप्स के ये 5 मॉड्यूल्स होते हैं। क्या क्या? फ्रंट मॉड्यूल, फ्रंट मतलब जो आपको दिख रहा है, यूजर को जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज दिख रही है उन सबकी कैटेगरी बनाना, उनका कैटलॉग बनाना, ताकि यूजर किसी भी चीज को इजीली ब्राउज कर सके। टिकटिंग मॉड्यूल, प्रमोट करने के लिए, आप अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, वाउचर दे रहे हो, कूपन दे रहे हो। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करने के लिए क्या काम कर रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग करो, ज्यादा यंग लोगों को टारगेट बनाओ ताकि आपका ज्यादा अच्छी मार्केटिंग हो सके। आपको किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इस मोबाइल ऐप से आपको मिल सकती है। एंड जब आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करोगे, सीओडी, क्रेडिट कार्ड, एसएमएस के थ्रू, तो ये सारे पेमेंट के लिए भी एक मॉड्यूल होता है। तो जो मोबाइल एप्स होती है उनके 5 मॉड्यूल्स होते हैं। फ्रंट मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, एडवर्टाइजमेंट मॉड्यूल, कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, एंड मार्केटिंग सॉरी एंड मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल। ये अपन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने पढ़ा कंप्यूटर सर्वर्स डेटाबेस, सेकंड अपन ने पढ़ा मोबाइल एप्स। थर्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में थर्ड है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप लोग सब जानते हैं, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहां सारी चीजें स्टोर करते हो। आज जैसे अपनी स्कूल्स में लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी में क्या होता था, हर तरह की किताब मिलती थी। आपको किसी भी तरह की किताब चाहिए, किसी भी तरह की बुक चाहिए, रीडिंग मटेरियल चाहिए, वो सारा रीडिंग मटेरियल आपको लाइब्रेरी में जाकर मिल जाता था। वो फिजिकल लाइब्रेरी होती थी, जहां जाकर फिजिकली आप चीजों को एक्सेस करके देख पा रहे थे। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब, लाइब्रेरी मतलब स्टोरेज, जहाँ चीजों को, एक तरह की चीजों का स्टोरेज कर रखा है। वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल मतलब यहाँ पे भी स्टोरेज है सारी सारी चीजों का, पर डिजिटल फॉर्म में स्टोरेज है। यहाँ पे भी आप चीजों को स्टोर कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो। जैसे आप अपना टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, आप अपनी ग्राफिक्स जो है वो स्टोर कर सकते हो, आप अपना ऑडियो स्टोर कर सकते हो, आप अपना वीडियो स्टोर कर सकते हो। इन सारी चीजों की लाइब्रेरी हो सकती है, टेक्स्ट की, ग्राफिक्स की, ऑडियो की, वीडियो की। इन सबको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। लाइब्रेरी में ये सब ऑर्गेनाइज भी की जा सकती है कि प्रॉपर तरीके से रखी जाए। उनको अपन स्टोरिंग भी कर सकते हैं, और जब अपन को निकालना हो, कोई भी चीज रिट्राइव करनी हो तो रिट्राइव भी कर सकते हैं। मुझे ऑडियो देखना है, बहुत सारे गाने पड़े हैं, एक साथ आपके 100 गाने पड़े हैं, 200 गाने पड़े हैं, आपको जो गाना निकाल कर देखना है आप आराम से वो गाना निकाल कर भी देख सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। दैट इज नोन एज डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज जो होती है, साइज और स्कोप सबका अलग अलग होता है। एक डिजिटल लाइब्रेरी कोई छोटी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है। स्कोप, किसी का स्कोप सिर्फ लिमिटेड हो सकता है कि सिर्फ वो इतने से लोगों को सर्व कर रही है, या सिर्फ वो टेक्सचुअल डेटा को सर्व कर रही है, और किसी का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है कि वो ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो हर तरीके का डेटा को सर्व कर रही है। तो लाइब्रेरीज का साइज अलग अलग भी हो सकता है और उनका स्कोप भी अलग अलग हो सकता है। लाइब्रेरीज जनरली मेंटेन कौन करता है, लाइब्रेरी कौन मेंटेन कर सकता है? आप खुद भी अपनी लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, आप खुद अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन कर सकते हैं। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। कोई एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, एफिलिएटेड मतलब कोई फिजिकल बिल्डिंग है, उसको मैंने कह दिया आप मेरा सारा डेटा स्टोर करोगे, या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को भी आप कह सकते हो कि आप मेरा सारा डेटा को आप सेव करोगे, आप मेंटेन करोगे सारे डेटा को। तो डिजिटल लाइब्रेरी को इंडिविजुअल बना सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, कोई एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। कंटेंट जो होता है डिजिटल लाइब्रेरी का, आप एक्सेस लोकली भी कर सकते हैं। लोकली मतलब अगर मैंने मेरे कंप्यूटर पे, मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे अगर मैंने सारा डेटा स्टोर कर रखा है, मेरे पर्सनल कंप्यूटर पे मैंने 100 गाने सेव कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेरे गाने सेव हैं मेरे कंप्यूटर पे, तो मैं मेरे कंप्यूटर से उन गानों को एक्सेस कर सकती हूँ। मैं इसका कंटेंट नेटवर्क के थ्रू भी एक्सेस कर सकती हूँ। मतलब जो गाने हैं वो
कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर है, ABCD, ये चारों एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। नेटवर्क आप लोग जानते हैं। सारे गाने किस में सेव हैं? सी में सेव है। सी वाले कंप्यूटर में सारे गाने सेव है। क्या ए वाला बंदा इसको एक्सेस कर सकता है? हाँ, एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क के थ्रू वो सी का गाना भी एक्सेस कर सकता है, और अगर उसके पास भी कोई गाना है तो वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। तो डिजिटल लाइब्रेरी का कंटेंट आप लोकली भी एक्सेस कर सकते हो और नेटवर्क के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो किसी और कंप्यूटर के थ्रू उसका भी डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। समझ में आ गया? डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी मतलब स्टोरिंग है, चीजों को स्टोर करके रख लो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, ऑडियो वीडियो हो। यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी को मेंटेन कौन कर सकता है? इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स भी। आप अपने डेटा को लोकली भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आप नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो भी आप किसी और का डेटा भी एक्सेस कर सकते हो, फाइल को रिट्राइव कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट है डेटा इंटरचेंज। डेटा इंटरचेंज, डेटा जब इंटरचेंज हो रहा है, डेटा इंटरचेंज मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है, जब नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रही है, क्योंकि वो एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्ट है, तो जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो करेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप क्या करते हो, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स फॉलो करते हो। कम्युनिकेशन करते टाइम अपन कुछ प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं ताकि मेरा कम्युनिकेशन सीमलेस हो सके। सीमलेस मतलब स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके, उसमें कोई भी गलती, कोई भी नॉइस वगैरह ना आए। तो जब भी डेटा इंटरचेंज हो रहा है, ई कॉमर्स में तो भाई डेटा इंटरचेंज होता है, ई कॉमर्स साइट्स में तो होता ही डेटा इंटरचेंज, और होता ही क्या है, तो वहां पे जब भी मैं अगर उन लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे ये वाला टॉप पसंद आया, तो मैं डेटा वहां भेज रही हूँ, तो उनके पास यही डेटा वहां पहुंचना चाहिए। मैंने कहा मुझे ग्रीन कलर का टॉप पसंद आया, तो उनके पास यही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि मेरे को ग्रीन कलर का डेटा टॉप पसंद आया। कम्युनिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ ग्रीन कलर का टॉप और उनके पास पहुंच रही है मेरी इन्फॉर्मेशन, किसको तो ब्लू कलर का टॉप पसंद है। नहीं, मैं अगर मिंत्रा को कह रही हूँ मुझे ग्रीन कलर का टॉप खरीदना है, तो मिंत्रा को यही पता होना चाहिए कि मेरे को ग्रीन का खरीदना है, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। इसलिए अपन ई कॉमर्स साइट्स क्या होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स काम में लेती है। प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस काम में लेते हैं ताकि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में थर्ड कंपोनेंट अपन ने पढ़ा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डेटाबेस होने चाहिए, या तो खुद उनके ऊपर पैसा खर्च करो या क्लाउड से उनको रेंट पे ले लो। सेकंड अपन ने पढ़ा मोबाइल एप्स, ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ मूवेबल डिवाइसेस पे चलेंगे उनको मोबाइल एप्स कहा जाता है। इसके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, फ्रंट मॉड्यूल, टिकटिंग मॉड्यूल, एडवर्टाइजमेंट मॉड्यूल, इंफॉर्मेशन मॉड्यूल एंड मोबाइल बैंकिंग मॉड्यूल। देन डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ सारी चीजें स्टोर करते हो आप। एंड डेटा इंटरचेंज, जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कम्युनिकेशन एरर फ्री रिलायबल कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये 4 चीजें पढ़ी अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फोर्थ कंपोनेंट ई कॉमर्स का, फोर्थ कंपोनेंट 3 पढ़ चुके, यूजर्स, वेंडर्स, टेक्नोलॉजी। फोर्थ कंपोनेंट है इसका इंटरनेट। ई कॉमर्स का फोर्थ कंपोनेंट है इंटरनेट या नेटवर्क। आप लोगों को पता है बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स का काम हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन काम आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, और जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतना सक्सेसफुल आप ऑनलाइन काम कर पाओगे। 4G 5G कौन सा नेटवर्क काम में ले लो, जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने पास होगी उतना फास्ट, उतना अच्छा आप ई कॉमर्स का काम कर पाओगे। तो इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स का काम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, दैट इज वेब पोर्टल। नेक्स्ट कंपोनेंट है वेब पोर्टल। तो ये वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल का मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है वो ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है वो ई कॉमर्स का
ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपना ई कॉमर्स का जो भी काम करना है वो कर सकता है। ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल ई कॉमर्स वेंडर से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, वेंडर से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, उन सारी चीजों को अपन क्या कह देते हैं, वेब पोर्टल कह देते हैं। जैसे क्या है मैडम ये वेब पोर्टल, समझ में नहीं आया। देखो, अगर आपको अमेजोन एक्सेस करनी है, अमेजोन एक्सेस, अमेजोन के वेंडर, आपको अमेजोन से कोई सामान मंगवाना है, अमेजोन से सामान मंगवाना है, तो आपको उसके लिए अमेजोन की जो ऐप है, अमेजोन की जो ऐप है वो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये जो ऐप हो गई, ये क्या हो गई, आपके लिए एक इंटरफेस हो गई। इस इंटरफेस के थ्रू अपन अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इस इंटरफेस के मैं अमेजोन के वेंडर जो अमेजोन की जो सर्विसेज दे रहे हैं मुझे, उनसे मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ। इसके थ्रू अमेजोन की जो ऐप है उसके थ्रू मेरे को जो भी खरीदना है वो मैं आसानी से खरीद सकती हूँ। वेब पोर्टल जो होता है, आप वेब पोर्टल, ये जो एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल मतलब कोई एप्लीकेशन, कोई इंटरफेस, ये एप्लीकेशन आप कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप अपने स्मार्टफोन्स में एक्सेस कर सकते हो, हाँ मैं अमेजोन स्मार्टफोन में खोल सकती हूँ। क्या मैं मेरे लैपटॉप पे एक्सेस कर सकती हूँ? हाँ मैं मेरे लैपटॉप पे भी अमेजोन को खोल सकती हूँ। तो आप क्या अपने डेस्कटॉप पे आप अमेजोन को खोल सकते हो? हाँ, आपके जो कंप्यूटर्स पड़े हैं उस पर भी आप अमेजोन खोल सकते हो। तो वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल मतलब एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू इंडिविजुअल अपना कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल ई कॉमर्स वेंडर से इंटरेक्ट कर सकता है, उसको अपन वेब पोर्टल कहते हैं। वेब पोर्टल आप एक्सेस कर सकते हो, वेब पोर्टल एक तरह की एप्लीकेशन है जो आप एक्सेस कर सकते हो, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। वेब पोर्टल का कंटेंट जितना इजी होगा, जितना आसान कंटेंट होगा वेब पोर्टल का, कस्टमर्स को उनको यूज में लेने में उतना ही मजा आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपने अमेजोन साइट खोली, मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करनी नहीं आती, किसी ने मुझे कहा सिर्फ तू अमेजोन की ऐप डाउनलोड कर ले, तू आराम से शॉपिंग कर सकती है। अब मैंने खोला, अगर उन्होंने बहुत कंफ्यूजिंग डाल रखा है कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, और मुझे तो नहीं आता, मैं तो घबरा जाऊंगी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं करूंगी जीवन में। फिर बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब आपको सामान पसंद आ रहा है, वहीं पे ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर प्लेस करना है, तो इस बटन पे क्लिक कर दो, तो सिर्फ क्लिक करने से मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, सिर्फ क्लिक करने से मेरा काम हो गया, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ रहा, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। तो जितना आसान कंटेंट होगा, लोगों का एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा। तो वेब पोर्टल जो होते हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं जिनके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत, उनका कंटेंट बहुत आसान होना चाहिए ताकि यूजर का एक्सपीरियंस ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छा रह सके। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके ई कॉमर्स का, नेक्स्ट कंपोनेंट है ई कॉमर्स का, दैट इज पेमेंट गेटवे। भाई बहुत जरूरी चीज है पेमेंट गेटवे। क्या होता है ये पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे मतलब सप्लायर जो सामान बेच रहा है उसको पैसा कैसे मिलेगा अपने सामान का, उसको मनी उसने जो सामान अपने बायर को बेचा है उसके बदले उसको पैसा कैसे मिलेगा, उन चीजों को पेमेंट गेटवे कहते हैं। कैसे मिलेगा पैसा? या तो सीओडी के थ्रू उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर पेटीएम कर सकते हो, पेटीएम की फैसिलिटी होती है, या फिर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आप, नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, अमेजोन की खुद की वो होती है ऐप, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट गेटवे मतलब जो सप्लायर्स हैं जो हमें सामान बेच रहे हैं उनको उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो उनको पैसा मिलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सीओडी, पेटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके थ्रू उनको पेमेंट्स मिल सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ई कॉमर्स के। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या पढ़े? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर 4 पढ़े। देन उसके बाद आपने पढ़ा इंटरनेट। इंटरनेट तो भाई बहुत जरूरी है, बिना इंटरनेट के तो आप ई कॉमर्स का काम कर ही नहीं सकते, और जितना फास्ट इंटरनेट होगा उतना अच्छा ई कॉमर्स का काम आप कर पाएंगे। वेब पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा है ई कॉमर्स के वेंडर से, एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू यूजर ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, एक ऐसी एप्लीकेशन, उसको अपन वेब पोर्टल कह देते हैं। तो एप्लीकेशंस किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो? स्मार्टफोन्स, लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का कंटेंट बहुत आसान, बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि यूजर को खरीदने में एक्सपीरियंस अच्छा रहे। पेमेंट गेटवे मतलब जिसके थ्रू सप्लायर को अपना पैसा मिलेगा, जो उसने सामान बेचा उसका पैसा कैसे उसको मिलेगा ई कॉमर्स में, सीओडी के थ्रू, पेटीएम, डेबिट कार्ड,
नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट्स, इनके थ्रू इनको पैसा मिल सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, पेमेंट गेटवे। समझ में आए ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अपन ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, अपन ई कॉमर्स के बेनिफिट्स पढ़ चुके हैं, किन किन को बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम, जो भी काम नेटवर्क पे होता है, जो भी काम कनेक्टिविटी के थ्रू होता है, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, कौन सा आर्किटेक्चर वो काम में किया। अब ये आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है मैडम? कोई मुझे बताएगा? नॉर्मल रियल लाइफ में आपने कहीं ये वर्ड सुना हो आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बताएगा आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? नेटवर्क, कंप्यूटर से नहीं पूछ रही मैं, नॉर्मल पूछ रही हूँ, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? कोई भी बताना चाहेगा? मतलब कोई भी डिजाइन कोई वगैरह। भी डिजाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डिजाइन। घर बनवाते हैं, घर बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई तुम मेरे को मेरा घर बनवाना है, डिजाइन बता दो। डिजाइन बता दो कि किस तरीके से घर बनेगा, उसमें कितने कमरे होंगे, कौन सा फ्रंट फेसिंग होगा, कौन सा बैक फेसिंग कमरा होगा, किसमें बालकनी होगी, सारी चीजें वो डिजाइन बना कर देता है। घर का नक्शा, नक्शा मतलब आर्किटेक्चर, घर का नक्शा बना कर देता है, या मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता है कि किस तरीके से आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करो। ये सारी चीजें कौन बताता है आपको? आर्किटेक्चर बताता है। तो आर्किटेक्चर मतलब चीजों की डिजाइन बनाना, तो नेटवर्क पे भी जो काम हो रहा है उसकी कैसे क्या डिजाइन होगी, ये अपन आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम में पढ़ेंगे। दो तरीके के आर्किटेक्चर अपने कोर्स में, एक तो टू टायर आर्किटेक्चर, एक होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर। पहले ही अपन टायर का मतलब समझते हैं, ये वो टायर नहीं है जो गाड़ी में लगा दिए, पहिए नहीं है। टू टायर, टायर का मतलब क्या होता है भाई? टायर का मतलब कोई एप्लीकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, हाउ मेनी पार्ट्स, कोई भी एप्लीकेशन कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड की गई है। इन हाउ मेनी पार्ट्स एप्लीकेशन इज डिवाइडेड, इन हाउ मेनी पार्ट्स एप्लीकेशन इज डिवाइडेड, कोई एप्लीकेशन कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड की गई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको टायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एप्लीकेशन है, जैसे कोई मेरा वर्ड है, MS वर्ड है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे कंप्यूटर में चला रही हूँ तो वो वन टायर हो गया। वन टायर मतलब मेरा ही कंप्यूटर उसके लिए क्लाइंट भी है, और मेरा ही कंप्यूटर इसके लिए सर्वर भी है, कोई और ना तो क्लाइंट ना सर्वर। अगर मैंने काम को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, दो पार्ट्स में मतलब एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। क्लाइंट कौन होते हैं? जो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये काम कर कर दो। सर्वर कौन होते हैं? जो सारी प्रोसेसिंग कर देते हैं, सारा काम करके दे देते हैं आपको, वो सर्वर कह देते हैं। तो अगर आपका जो वर्ड है, अगर जो ये MS वर्ड है, ये आप दो कंप्यूटर पे चला पा रहे हैं, एक कंप्यूटर जैसे नितिन भैया वाला कंप्यूटर पे भी आप इसको चला पा रहे हो, और गोविंद वाले कंप्यूटर पे भी पैरेलली खोल पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम कर रहे हो वर्ड पे आप। तो नितिन भैया जब तक परमिशन नहीं देंगे, तो नितिन भैया क्लाइंट हो गए, गोविंद सर्वर हो गया, तो नितिन भैया कहेंगे गोविंद को कि मुझे वर्ड में ये काम कर कर दो, तो गोविंद वो काम कर कर दे देगा। तो काम को अगर दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो उसको अपन कहते हैं टू टायर, और काम को अगर तीन पार्ट्स में तोड़ दिया तो उस चीज को अपन कह देते हैं थ्री टायर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। टायर मतलब समझ में आ गया? टायर मतलब कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी काम, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने कितने पार्ट्स में तोड़ रखा है, उसको अपन क्या कह देते हैं? टायर कह देते हैं। तो टू टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टू टायर आर्किटेक्चर। अपन पढ़ेंगे टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर, देखो एक पहले मतलब समझ लो, क्लाइंट्स और सर्वर। क्लाइंट क्या होते हैं? क्लाइंट क्या होते हैं? जो चीजों के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये काम कर कर दो। सर्वर क्या होते हैं? उस रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, और जो आंसर होगा वो क्लाइंट को दिखा देंगे।
मतलब कोई भी यूजर जो होता है वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, वो उस क्लाइंट से, क्लाइंट मतलब इंटरफेस, सामने जो आपको इंटरफेस दिख रहा है उसको क्लाइंट कहते हैं, और जो बैक एंड पे जो काम हो रहा है, जो पीछे की तरफ काम हो रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, उसको सर्वर कहते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप लोगों का सीए का रिजल्ट आता है, सीए का रिजल्ट आता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है, तो आप लोगों को एक स्क्रीन दिखती है, स्क्रीन दिखती है, उसमें आप लोगों को अपना सीआरओ नंबर भरना पड़ता है और कोई पिन नंबर होता है वो भरना पड़ता है। आप ये सीआरओ नंबर और पिन कहाँ पे भर रहे हो? क्लाइंट पे भर रहे हो, क्लाइंट पे भर रहे हो। ये क्लाइंट क्या करेगा? आपका सीआरओ नंबर पिन ले जाकर सर्वर को दे देगा, जो भी आईसीआई का सर्वर है, वो सर्वर इस सीआरओ नंबर और पिन की प्रोसेसिंग करेगा कि इस सीआरओ नंबर का क्या रिजल्ट है, वो डेटाबेस से उठाकर लाएगा, और सर्वर थोड़ी ना मुझे दिखाएगा, सर्वर ने मुझे जो भी आपका मार्क्स आए, जो भी आपका रिजल्ट आया, वो सर्वर ने क्लाइंट को दे दिया, और क्लाइंट ने वो चीज आपको शो कर दी कि आपका रिजल्ट ये आया है। तो क्लाइंट का काम तो सिर्फ क्या होता है? आपसे रिक्वेस्ट लेना और आपको आउटपुट दिखाना, और सर्वर का काम क्या होता है? जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारा कौन करता है? सर्वर करता है, क्लाइंट को तो सारी प्रोसेसिंग नहीं करता। टू टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, यहाँ पे एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो क्लाइंट हो गई, एक सर्वर हो गई। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि मुझे ये काम कर दो, मुझे इस सीआरओ नंबर का रिजल्ट निकाल कर दो, क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट किसको भेजी? सर्वर को। सर्वर क्या करेगा? सर्वर आपका सीआरओ नंबर का डेटा उठाएगा, कहाँ से? डेटाबेस में आपका सेव हुआ है, आईसीआई का जो डेटाबेस है वहां सेव हो रखा है, इस सीआरओ नंबर का ये रिजल्ट है, तो सर्वर ने वो डेटाबेस से उठाया और क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर दिया। तो सर्वर क्या करता है? सारी प्रोसेसिंग कर कर क्लाइंट को वो चीज रिस्पॉन्ड कर देता है, वो डेटा रिस्पॉन्ड कर देता है। तो बेसिकली टू टायर आर्किटेक्चर, यहाँ पे दो टायर्स हैं, एक तो है प्रेजेंटेशन टायर, एक है आपकी डेटाबेस टायर। यहाँ पे दो टायर्स हैं, प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस। प्रेजेंटेशन जो हमें दिख रहा है उसको प्रेजेंटेशन, हमने जहाँ सीआरओ नंबर और पिन नंबर डाला अपना, वो हमें दिख रहा है, उसको प्रेजेंटेशन कह देते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब जिसके थ्रू आप कुछ भी काम कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने इंटरेक्ट किया, जो मुझे दिख रहा है उसी के थ्रू तो यूजर इंटरेक्ट करेगा। यूजर ने इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही तो बताया कि मेरे को मेरा रिजल्ट देखना है, मेरा सीआरओ नंबर ये है, तो जिसके थ्रू भी यूजर इंटरेक्ट कर रहा है कोई भी ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर से, वो सारी चीजें कहाँ होती हैं? प्रेजेंटेशन टायर के अंदर हो जाती है। प्रेजेंटेशन टायर किससे कनेक्टेड है? आपका डेटाबेस टायर से कनेक्टेड है। अब डेटाबेस टायर में क्या है? डेटाबेस टायर में सारी चीजें स्टोर्ड है, डेटा पूरा स्टोर्ड है। क्या क्या डेटा स्टोर होगा कि कोई भी ई कॉमर्स जो है वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है, हर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, वो क्या सामान खरीदना पसंद करते हैं, क्या नहीं, सारी चीजें स्टोर कहाँ होंगी? डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगी। यूजर जो है वो इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, यूजर सिर्फ प्रेजेंटेशन टायर को कुछ भी बोल सकता है, और प्रेजेंटेशन टायर के थ्रू डेटाबेस से अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलकर आती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन टू टायर आर्किटेक्चर का। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरी दुकान का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, मैंने मेरी दुकान का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। अब ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया तो मैंने लोगों को ऑनलाइन भेज रही हूँ सामान कि भाई आपको जो पसंद आए मुझे बता दो, आपको जो पसंद है बता दो। लोगों ने कहा, जहां लोगों को दिख रहा है एक तो सामान, लोगों को सामान दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये प्राइस है, जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है? उसकी प्रेजेंटेशन पे दिख रहा है, प्रेजेंटेशन टायर पे दिख रहा है, ठीक है। यूजर ने कहा, मुझे ये वाला प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी चाहिए या कुछ भी। अब ये सामान दिख भी कहाँ से रहा है? यूजर ने कहा मुझे इस प्रोडक्ट की जगह मुझे आप कूलर दिखा दो, मुझे कूलर्स दिखा दो। तो ये कूलर कहाँ पे स्टोर्ड है? कूलर की फोटोज, कितने कूलर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या नहीं, कहाँ स्टोर्ड है? सारी इंफॉर्मेशन आपके पास डेटाबेस में स्टोर्ड है। यूजर जो है वो इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती, आपकी कंपनी का जो डेटाबेस है मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन को बोल सकती हूँ कि मुझे कूलर देखने हैं, प्रेजेंटेशन अपने आप ही डेटाबेस पर जाएगा, कूलर उठाएगा और मुझे कूलर दिखा देगा। दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस टायर। तो यूजर कभी भी डेटाबेस टायर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन को एक्सेस कर सकता है। प्रेजेंटेशन टायर के थ्रू डेटाबेस से डेटा उठकर आता है, आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये होता है टू टायर आर्किटेक्चर, जहां दो लेयर्स हैं, एक तो प्रेजेंटेशन और एक डेटाबेस। इस टू टायर आर्किटेक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस क्या हैं?
यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई, सिस्टम का काम करने की स्पीड फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपका काम प्रेजेंटेशन और डेटाबेस दो चीजों में काम बट गया और दोनों चीजें पास पास है। तो आपको जो देखना है फट डेटाबेस में से उठाया फट आपने दिखा दिया, कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फास्ट हो जाती है। एक से ज्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं, मोर देन वन यूजर इस पे काम कर सकते हैं। जैसे अपने वर्ड का एग्जांपल लिया था, एमएस वर्ड का, तो अगर सिर्फ मेरे लैपटॉप पे मैं वर्ड को एक्सेस कर पा रही थी तो मैं ही अकेली काम में ले पा रही थी, पर अगर वो नेटवर्किंग के थ्रू शेयर कर रहे हो तो एक से ज्यादा लोग उस पे काम कर सकते हैं। मोर देन वन यूजर इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, इसको सेटअप करना बहुत आसान है, इजी टू सेटअप। कोई भी आसानी से टू टायर आर्किटेक्चर को तो सेटअप कर सकता है। टू टायर आर्किटेक्चर के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है इसके? अगर यूजर आपके इंक्रीज करते गए एक लिमिट तक तो ठीक है, पर अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाते गए तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी। जैसे आप लोग आईसीआई की भी साइट खोलते हैं, जब रिजल्ट आता है तो आप लोग क्या बोलते हो, सर्वर डाउन हो गया। भाई कैसे सर्वर डाउन हो गया? क्योंकि उस पर एक साथ लोड बढ़ गया, एक साथ बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस करने लगे। उस सर्वर की कैपेबिलिटी थी कि वो एक साथ 50 यूजर को सर्विस दे सकता है, और 50 से तो उस टाइम तो 5000 यूजर उस पर काम मांग रहे हैं, उससे काम मांग रहे हैं, तो वो इतना काम एक साथ नहीं कर सकता, तो सर्वर डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो टू टायर आर्किटेक्ट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो वहां उनकी स्पीड क्या होने लग जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, टू टायर आर्किटेक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती? यहाँ पे जो भी वेंडर्स होते हैं टू टायर आर्किटेक्चर में, वेंडर कौन है? जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहे हैं। वेंडर की सबकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे हर वेंडर काम करता है। स्पेसिफिक लैंग्वेज मतलब कोई वेंडर तो सी में काम कर रहा है, कोई C++ में काम कर रहा है, कोई वेंडर जावा में काम कर रहा है, कोई वेंडर PHP में काम कर रहा है। जैसे इंसान की लैंग्वेजेस होती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मारवाड़ी, वैसे कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस होती है C++, जावा, PHP। हर वेंडर यहाँ अपनी खुद की लैंग्वेज में काम करता है। वेंडर वन है वो सी पे काम करना पसंद है तो वो सी पे कर रहा है। अब अगर वो सी लैंग्वेज पे काम कर रहा है तो उसको स्पेसिफिक डेटाबेस ही काम में लेना पड़ेगा, कि जो डेटाबेस सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता होगा सिर्फ वो उसी डेटाबेस को काम में ले सकता है, बाकी किसी डेटाबेस को वो काम में नहीं ले सकता। तो यहाँ इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वेंडर्स की सबकी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस को चूज करना पड़ता है आपको, आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो टू टायर आर्किटेक्चर के क्या एडवांटेज हुए? परफॉर्मेंस बढ़ गई क्योंकि प्रेजेंटेशन और डेटाबेस अलग अलग काम हो रहा है, एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेटअप करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर ज्यादा यूजर्स बढ़ गए तो परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि अगर वेंडर की लैंग्वेज फिक्स है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को डेटाबेस यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ये होता है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट तरीके का आर्किटेक्चर है अपना थ्री टायर आर्किटेक्चर। ज्यादातर ई कॉमर्स साइट में थ्री टायर आर्किटेक्चर ही काम में लिया जाता है। अब ये थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है? थ्री टायर आर्किटेक्चर यहाँ पे तीन पार्ट्स में आपकी एप्लीकेशन टूट गई। एक तो लेयर है आपकी प्रेजेंटेशन, एक है आपकी एप्लीकेशन, एक है आपकी डेटाबेस। यहाँ जो काम है वो तीन पार्ट्स में टूट गया, दो की जगह प्रेजेंटेशन, डेटाबेस तो वो की वो, और बीच में एक एप्लीकेशन आती है। यहाँ पे हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बना दिया गया है। प्रेजेंटेशन टायर, प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मतलब जो हमें दिख रहा है, जो फ्रंट है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको विजिबल है। अमेजोन खोला, अमेजोन खोलते ही जो आपको प्रोडक्ट्स, आपको प्राइस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अमेजोन की, जो यूजर देख पा रहा है, कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर सर्च कर जो देख पा रहा है, वो सारी चीजें कहाँ पे होती है? फ्रंट एंड पे होती है। ठीक है, तो कुछ भी जो यूजर देख पा रहा है उसको प्रेजेंटेशन कह दिया अपन ने। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टायर को मिडिल टायर भी कहते हैं, बीच का है क्योंकि इसको लॉजिक टायर भी कहते हैं, इसको बिजनेस रूल्स टायर्स भी कहते हैं। बिजनेस रूल्स मतलब जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, जितनी भी कैलकुलेशंस होनी है, यहाँ सारी प्रोसेसिंग, सारी कैलकुलेशन, सारे रूल्स रेगुलेशंस कहाँ अप्लाई होंगे? एप्लीकेशन टायर पे। इसका काम सिर्फ दिखाने का है, इसका काम सिर्फ स्टोर करने का है, बाकी जो बीच की प्रोसेसिंग होगी वो किसका काम हो गया? यहाँ पे एप्लीकेशन टायर का हो गया।
ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में दिखाते सेम तरीके से है, स्टोर सेम तरीके से होता है, बस आपकी जो प्रोसेसिंग है वो करने का तरीका चेंज होता है। मतलब कोई कुर्ती है, ठीक है, पहले उस कुर्ती पे 5% टैक्स लगता था, अब उस कुर्ती पे 10% टैक्स लगेगा। 10% जो टैक्स लग रहा है ये क्या हो गई, ये प्रोसेसिंग हो गई। दिखाने का कर कुर्ती शो करने का तरीका भी वो का वही, तो प्रेजेंटेशन में कोई चेंज करना पड़ेगा नहीं, डेटाबेस में कोई चेंज करना पड़ेगा नहीं, डेटाबेस में स्टोर्ड है वो वहां एज इट इज स्टोर रहेगी। सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज करना पड़ेगा कि आप 5 की जगह 10% के हिसाब से चेंजेस करने हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इन एप्लीकेशन टायर पे जाकर चेंज करना पड़ेगा और कहीं चेंज करने की आपको जरूरत नहीं। तो 3 टायर में काम बट गया। प्रेजेंटेशन में काम है सिर्फ दिखाना, एप्लीकेशन का काम है सिर्फ प्रोसेसिंग करना, और डेटाबेस का काम है सिर्फ और सिर्फ चीजों को स्टोर करके रखना जहां से चीजें उठाई जा सकती हैं। तो होता क्या है, होता क्या है, आपने प्रेजेंटेशन टायर पे देखकर आपने बोला आपको ये टॉप खरीदना है, टॉप खरीदना है तो वो रिक्वेस्ट गई आपके एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन में उसकी एप्लीकेशन क्या करेगा, उस टॉप के बारे में जितनी डिटेल्स है वो डेटाबेस से मांगेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, जो भी कैलकुलेशन है प्रोसेसिंग कर आंसर किसको दे देगा, वो प्रेजेंटेशन को आंसर दे देगा कि ये टॉप आपको फाइनली इतने रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टायर आर्किटेक्चर में काम बट गया, प्रेजेंटेशन का, एप्लीकेशन का और डेटाबेस का, तीनों काम यहाँ पे अलग अलग होता है। अब 3 टायर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज क्लियर सेपरेशन, हर चीज सेपरेट हो गई, प्रेजेंटेशन अलग है, बिजनेस लॉजिक अलग है और डेटाबेस अलग है। जब तीनों चीजें अलग अलग हो गई, तीनों चीजें अलग अलग काम कर रही हैं, तो इससे क्या एडवांटेज मिला, क्विकर डेवलपमेंट, आप कुछ भी नया आसानी से डेवलप कर सकते हैं। क्यों आसानी से, कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपके पास लॉजिक ऑलरेडी बना हुआ है, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में बने हुए हैं, आपको दोबारा दोबारा सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनको रीयूज कर कोई भी एप्लीकेशन को फास्ट डेवलप कर सकते हैं। एंड शॉर्टर टेस्ट फेज, टेस्ट फेज जो है वो शॉर्ट हो गया। कैसे, अगर कोई प्रोसेसिंग में गलती है तो आपको पता है कैलकुलेशन का काम कौन कर रहा है, कैलकुलेशन। जैसे अगर कोई कुर्ती, सपोज हाँ, कोई कुर्ती आ रही है 500 रुपए की, 10% टैक्स लगा, मतलब वो कुर्ती मेरा कितने की, 50 रुपए कटकर 450 की, 10% टैक्स लग रहा है, मतलब 50 रुपए और लगकर वो कुर्ती मेरी 550 की पड़नी चाहिए। अगर आपने कस्टमर को वो कुर्ती 530 की दिखा दी, मतलब आपको समझ में आ रहा है आपकी यहाँ कोई गलती हुई है, आपकी कोई प्रोसेसिंग में गलती हुई, आपको समझ में आया। आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटाबेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने से पार्ट को, जो आपने प्रोसेसिंग लॉजिक लिख रखा है, सिर्फ उतने से पार्ट को चेक करने की जरूरत है। तो टेस्ट फेज आपके छोटे हो गए, शॉर्ट हो गए, ये आपको बेनिफिट मिल गया 3 टायर आर्किटेक्चर से। सेकेंड बेनिफिट क्या मिला, डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, जब पीक आवर्स आए, पीक आवर्स मतलब काम का लोड बहुत ज्यादा है हर सर्वर पे, आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे लोड को आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे सर्वर्स को। यहाँ पे एप्लीकेशन के पास भी एक से ज्यादा सर्वर है, प्रेजेंटेशन के पास भी एक से ज्यादा सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के पास अगर काम का लोड बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग आ गई, तो एप्लीकेशन के पास एक से ज्यादा सर्वर है, 1 2 3 4, तो इस सर्वर के पास काम बढ़ गया तो ये अपना काम को दूसरे सर्वर को भी शिफ्ट कर सकता है, लोड को शिफ्ट कर सकता है, ताकि वो काम आपका आसानी से हो जाए। तो डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, जब काम रन हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, रन होते होते भी लोड को शिफ्ट आसानी से किया जा सकता है दूसरे सर्वर्स को, ताकि वो काम आपका स्मूथली रन हो सके। एंड थर्ड एडवांटेज है यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट। थर्ड एडवांटेज है चेंज मैनेजमेंट, आपको कुछ भी चेंज करना हो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5% की जगह मुझे 10% रूल्स में चेंज करना है, मैं आसानी से कर सकती हूँ। आपको किसी भी चीज में कोई भी चेंज करना हो, बैंकिंग में, टेलीकॉम एप्लीकेशन में, वहां आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो 3 एडवांटेजेस हैं अपने 3 टायर आर्किटेक्चर के, कि तीनों चीजें अलग अलग हो गई। इससे क्या हुआ, कोई भी चीज अगर आपको डेवलप करनी है तो आसानी से कर सकते हो, लॉजिक बना हुआ है उसको रीयूज कर लो। एंड टेस्ट करने के जो फेजेस है वो शॉर्ट हो गए। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, अगर पीक आवर्स पे आपके पास लोड ज्यादा है, काम ज्यादा है, तो आप अपना लोड दूसरे सर्वर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। चेंज मैनेजमेंट, अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी चेंज करना है तो आप आसानी से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। देन ये जो 3 टायर आर्किटेक्चर है, इसके खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
क्या है? थ्री टायर आर्किटेक्चर को यूज करने के लिए आपको हाई टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, टेक्निकल बंदा होना चाहिए। हर कोई आम आदमी इस पे काम नहीं कर सकता, कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस पे अच्छा होता है। अभी अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती है, मैं समझाऊंगी, आप लोगों के डिटेल में नहीं है पर समझ लेना। अगर कोई ट्रैफिक आ गया, अगर नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक आ गया, कोई फॉल्ट आ गई, कोई गलती हो गई, तो उन सबको ठीक करना इतना आसान नहीं है। आपने कहा चेंजेस कर दो, पर चेंज करना भाई इतना आसान नहीं है। कहाँ क्या चेंज करें, कैसे चेंज करें? तो कोई भी लोड को बैलेंस करना, मैंने कहा लोड वो शिफ्ट कर देगा, पर किसको कितना लोड देना है, कब लोड लेना है, कब लोड देना है, ये सब चीजें मैनेज करना रियल टाइम पे, उसी टाइम पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती है? ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए अच्छा है। तीन तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइज्ड, एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। तीन तरह के आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज में तो क्या होता है, सेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी। डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी। जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अगर इस ब्रांच को कोई भी डिसीजन लेना तो उसके पास, उसको हमेशा टॉप लेवल से ही पूछना पड़ेगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो जो भी डिसीजन लेने की पावर होती है यहाँ पे सिर्फ सेंट्रलाइज में टॉप लेवल के पास होती है। डिसेंट्रलाइज में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज में क्या हुआ कि उसने अपनी ब्रांचेस को भी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, ब्रांचेस के पास भी कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर आ गई डिसेंट्रलाइज। पर क्या हुआ डिसेंट्रलाइज में, ब्रांचेस अभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड टू शेयर एक्सचेंज, टू एक्सचेंज रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर तो आ गई, सब लोग अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं, पर कोई भी ब्रांच किसी से कनेक्टेड नहीं है कि वो एक दूसरे से कुछ भी अपनी डेटा रिसोर्सेज को शेयर कर सके। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हुआ कि ब्रांचेस के पास डिसीजन मेकिंग पावर भी आ गई एंड ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। सारी ब्रांचेस जो है वो उनके पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर भी आ गई और सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड भी है नेटवर्क के थ्रू, ताकि एक दूसरे के साथ डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो थ्री टायर आर्किटेक्चर ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड में अच्छा है कि जहां ब्रांचेस के पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर भी है और जहां ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं ताकि कुछ भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आप पढ़ते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स की साइट्स आप जानते हो, वो कौन सी काम में लेते हैं, कौन सा आर्किटेक्चर काम में लेते हैं? वो लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर ही काम में लेते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर काम में लेते हैं? थ्री टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर ही वो लोग एक दूसरे के साथ काम में लेते हैं। यहाँ तक समझ में आई? चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने पढ़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन, कैसा नेटवर्क का डिजाइन होगा। दो होते हैं, टू टायर, थ्री टायर। टू टायर में क्लाइंट एक सर्वर है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। दो चीजें हैं, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस। प्रेजेंटेशन मतलब इंटरफेस जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कराए कोई भी ई कॉमर्स वेंडर से। यूजर को कुछ भी डेटा चाहिए वो प्रेजेंटेशन को बोलेगा, प्रेजेंटेशन डेटा मांगेगा डेटाबेस से जहां सारा डेटा स्टोर्ड है, डेटाबेस वो डेटा दे देगा प्रेजेंटेशन को और यूजर को वो डेटा दिख जाएगा। यूजर कभी भी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस बढ़ गई क्योंकि प्रेजेंटेशन और डेटा अलग अलग काम हो रहा है, एक से ज्यादा यूजर काम में ले सकते हैं इसको, सिंपल है, बनाना आसान है। डिसएडवांटेज क्या? अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि वेंडर अपनी लैंग्वेज पे काम करता है तो वो फिक्स हो गया किसी डेटाबेस पे आपको काम करना पड़ेगा। थ्री टायर काम तीन पार्ट्स में बढ़ गया, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटाबेस। प्रेजेंटेशन का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ दिखाना, सिर्फ और सिर्फ दिखाना यूजर को, फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। एप्लीकेशन का काम क्या है? जितनी भी प्रोसेसिंग, जितने भी लॉजिक्स, जितने भी रूल्स अप्लाई करने हैं वो सब एप्लीकेशन पे कर दिया आपने। डेटाबेस का काम क्या है? जितनी भी चीजों को स्टोर करना है वो डेटाबेस पे कर दिया। आप यूजर प्रेजेंटेशन को कुछ बोलेगा,
प्रेजेंटेशन वो चीज एप्लीकेशन को बोलेगा, एप्लीकेशन वो डेटा उठाकर लाएगा डेटाबेस से, प्रोसेसिंग करेगा और वो डेटा किसको दे देगा, प्रेजेंटेशन को दे देगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हुए, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं तो कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करना आसान हो गया, क्योंकि लॉजिक बना हुआ उसको यूज कर लो। टेस्ट फेज शॉर्ट हो गए। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, अगर आपके पास लोड बढ़ गया काम करते करते तो काम करते हुए पीक आवर्स में आप अपना काम दूसरे सर्वर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, एंड किसी भी चीज में कोई भी चेंज करना हो तो वो चेंज करना आपके लिए आसान है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, आपको इसको यूज में लेना है तो कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए अच्छा है, बाकी किसी एप्लीकेशन के लिए काम में नहीं आता। नेटवर्क ट्रैफिक आ गया, फॉल्ट आ गई, लोड बैलेंस करना, ये सब करना बहुत तो एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है कि नेटवर्क ट्रैफिक को अपन कंट्रोल कर लेंगे, ये सब चीजें आसान नहीं है। जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं वो 3 टायर आर्किटेक्चर ही काम में लेती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस क्या काम में लेती है भाई, 3 टायर आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ा, नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपने कहा ई कॉमर्स जो एप्लीकेशंस होती हैं वो 3 टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर काम में लेती है। 3 टायर मतलब 3 लेयर्स होंगी, कौन सी, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। प्रेजेंटेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, जहाँ चीजें आपको दिख रही हैं उसको प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन का मतलब जहाँ सारी प्रोसेसिंग, सारी लॉजिक, सारे रूल्स अप्लाई किए जाएंगे वो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। और डेटाबेस, जहाँ चीजें स्टोर हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, डेटाबेस में कह देते हैं। तो जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या काम में लेती हैं, वो सारी की सारी 3 टायर आर्किटेक्चर काम में लेती हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाया इंटरनेट। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाया इंटरनेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बुक है आप लोगों के पास, सबके पास बुक होगी। बुक में अगर बुक है तो बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 4.20 पे, वो डायग्राम आप लोगों को करना है। मैं बना देती हूँ। यहाँ क्या है, क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट। आप ई कॉमर्स में शॉपिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, क्लाइंट है। क्लाइंट क्या होता है, एक ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर प्लेस करता है, मुझे ये सामान खरीदना है। जैसे ही क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया, वो सामान उसका शॉपिंग कार्ट में चला जाता है कि हाँ वो बंदा ये सामान खरीद रहा है। उस सामान के लिए उसका क्रेडिट कार्ड से उसके पैसे कट जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से जैसे ही पैसे कंप्लीट, क्रेडिट कार्ड से उसने जैसे ही पेमेंट किया तो वैसे ही उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अपन मान लेते हैं उसका ऑर्डर जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो होता क्या है, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक ईमेल आता है। ईमेल आपके पास भी आएगा, ईमेल मर्चेंट के पास भी जाएगा। आपके पास मतलब कस्टमर के पास, मेरे पास भी ईमेल आएगा कि आपने ये सामान खरीदा है, आपने इसके इतने रुपए दिए, इसी तारीख तक ये सामान आ जाएगा। मर्चेंट के पास भी ईमेल जाएगा। मर्चेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैंने तो सामान अमेजोन से खरीदा है, अमेजोन ने मुझे भी मेल किया, अमेजोन ने, मैंने ये सामान किससे खरीदा है, रोडस्टर की टी शर्ट खरीदी है अमेजोन से, तो अमेजोन ने रोडस्टर वाले मर्चेंट को भी मैसेज किया कि आपका ये सामान इस कस्टमर को भेजना है, हमारे पास इतने तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, जो भी उनका मेलिंग सिस्टम है। तो मेल्स 2 जगह जाएंगे, तो कस्टमर के पास, एक मर्चेंट के पास। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो एक ऑर्डर फॉर्म बना होगा। ऑर्डर फॉर्म मतलब वहाँ सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी कि उस कस्टमर ने ये सामान खरीदा, उसको ऐसे पैकिंग चाहिए, ये कलर का उसका प्रोडक्ट है, ये साइज का उसका प्रोडक्ट है। तो ये ऑर्डर फॉर्म की डिटेल्स कहाँ चली जाएगी, वेयर हाउस में चली जाएगी, क्योंकि वहीं से तो पैकिंग होनी है। तो वेयर हाउस में ये सारे ऑर्डर फॉर्म की डिटेल्स चल जाएगी। वेयर हाउस से वो शिपमेंट में चला जाएगा सामान, वेयर हाउस से शिपिंग में चला जाएगा, और शिपिंग से वो सामान कस्टमर तो वापस कस्टमर को पहुंचा दिया जाता है। तो बेसिकली ई कॉमर्स में जब आप इंटरनेट से ई कॉमर्स करते हैं तो आप इसी तरीके काम करते हैं। क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है, शॉपिंग कार्ट में डालता है ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते हैं, हाथ के हाथ आपके पास मेल आता है, मर्चेंट के पास मेल चला जाता है, जो आपने ऑर्डर किया था इस साइज का, इस कलर का, वो एक फॉर्म में चीजें लिखी हुई रहेंगी, वो सारी डिटेल्स वेयर हाउस में चल जाती है अमेजोन के, फिर वहां से वो शिपमेंट में चला जाएगा, शिपमेंट से वो सामान क्लाइंट के पास आ जाएगा। अब ये जो अपने आर्किटेक्चर है, इसमें कौन सी लेयर क्या काम कर रही है ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन सी लेयर क्या काम करेगी ये पढ़ेंगे। अपन को पता है ई कॉमर्स आर्किटेक्चर है तो 3 टायर आर्किटेक्चर काम होगा, 3 लेयर्स होंगी। कौन सी होंगी, एक तो क्लाइंट और यूजर इंटरफेस। क्लाइंट यूजर इंटरफेस मतलब मैं यहाँ प्रेजेंटेशन टायर की बात कर रही हूँ कि कौन सी चीजें यहाँ प्रेजेंटेशन के अंदर आएगी। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा,
क्लाइंट यूजर इंटरफेस के अंदर वेब सर्वर्स जो होंगे, जो वेबसाइट के जो वेब सर्वर्स होते हैं वो क्लाइंट के पास, तो ये क्लाइंट उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। वेब ब्राउजर से क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है। वेब ब्राउजर का मतलब आपको अगर कुछ भी अमेजोन या कुछ खोलना है तो आप गूगल क्रोम पे जाकर खोल रहे हो उस अमेजोन को, गूगल क्रोम पे जाके आपने अमेजोन को खोला, तो आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी उसको खोलने के लिए, क्लाइंट उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। एंड आपको एक इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, क्लाइंट ये सारी चीजों को काम में ले रहा है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में उसने बात की, डायग्राम में एक तो यूजर होगा जो ये सारे काम कर रहा होगा, एक आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, एंड एक आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो क्लाइंट यूजर इंटरफेस क्या क्या तीन चीजें होंगी, यूजर, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, जिनसे क्लाइंट इंटरेक्ट करता है। क्यों क्लाइंट उनसे इंटरेक्ट करता है, उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? ताकि कस्टमर कनेक्ट कर सके ई कॉमर्स मर्चेंट के साथ। ये जो लेयर है ये किस में हेल्प करती है? कस्टमर को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। किससे? ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स का जो वेंडर है, मुझे अमेजोन के वेंडर से कनेक्ट करने में यूजर, वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं ई कॉमर्स के वेंडर से कनेक्ट करने। सेकेंड लेयर कौन सी है आपको पता है? आपकी एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी है? आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब जहाँ सारी प्रोसेसिंग होती है, जो बैकएंड पे है, जो हमें नहीं दिख रहा। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन आएंगे? ई मर्चेंट्स आएंगे। ई मर्चेंट मतलब रोडस्टर की जो कंपनी है जिसकी मैंने टी शर्ट खरीदी है, अमेजोन से मैंने रोडस्टर की टी शर्ट खरीदी है, तो अमेजोन एक मर्चेंट है, वो क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाएगा। रीसेलर्स कोई सामान खरीद के दोबारा बेच रहे हैं, वो लोग भी इसी लेयर पे आ जाएंगे। एंड आपके जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, लॉजिस्टिक का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी पार्टनर्स हैं, शिपमेंट, कौन शिपमेंट कर रहा है, अशोक लीलैंड क्या काम में ले रहे हो, कौन सी कंपनी के आप व्हीकल्स काम में ले रहे हो शिपमेंट करने के लिए, कौन लोग शिपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो लॉजिस्टिक आपके जो पार्टनर्स होंगे ये सारे लोग किसके अंदर आ जाएंगे? एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाएंगे। एप्लीकेशन लेयर का मतलब इनका पर्पस, क्यों, क्या पर्पस होता है एप्लीकेशन लेयर का? पर्पस होता है ये अलाउ करता है कस्टमर को कि कस्टमर चेक कर सकता है, इस एप्लीकेशन टायर के थ्रू कस्टमर चेक कर सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। आप जो चेकिंग करते हो कि ये सामान है या नहीं है, मर्चेंट की वेबसाइट पे वो सामान है या नहीं है, ये चीजें आप चेक करते हो। जो प्रोसेसिंग होती है चेकिंग की, ये है या नहीं है, ये प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? पूरा का पूरा एप्लीकेशन टायर, एप्लीकेशन लेयर करती है। लास्ट लेयर कौन सी होती है आपकी? डेटाबेस लेयर होती है लास्ट लेयर। डेटाबेस लेयर, यहाँ सारी चीजें स्टोर होंगी। क्या स्टोर होगा? प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स जितने भी तरह के आपके प्रोडक्ट्स है वो सारी स्टोर होंगी, उनकी किसकी क्या प्राइस है वो सारी यहाँ स्टोर होगी। ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या कभी यूजर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? नहीं, नॉट एक्सेसिबल बाय यूजर्स डायरेक्टली। यूजर कभी भी इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यूजर इसको एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू एक्सेस कर सकता है। यूजर को अगर कोई डेटा देखना है तो यूजर प्रेजेंटेशन उठाएगा, प्रेजेंटेशन से वो डेटा डेटाबेस के एप्लीकेशन के पास आएगा, एप्लीकेशन वो डेटा डेटाबेस से मांगेगा और डेटाबेस से फिर वो एप्लीकेशन उसको दे देगा डेटा प्रेजेंटेशन। तो यूजर कभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर ही वो इस लेयर को एक्सेस कर सकता है। तो अपन ने पढ़ा ई कॉमर्स वाइड इंटरनेट, अपन ने यहाँ पे 3 लेयर्स का काम पढ़ा, कौन सी लेयर क्या क्या होंगी। सबसे पहले क्लाइंट यूजर इंटरफेस मतलब प्रेजेंटेशन टायर, कौन कौन होंगे उसमें? वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स और यूजर्स। क्या इसका पर्पस क्या है? कि यूजर को कनेक्ट कर सके ई कॉमर्स वेंडर्स के साथ। एप्लीकेशन लेयर्स पे कौन कौन होंगे? ई मर्चेंट्स, रीसेलर्स और लॉजिस्टिक पार्टनर्स। उनका पर्पस क्या है? कि इसके थ्रू यूजर चेक कर सकता है कि वो सामान अवेलेबल है या नहीं है। डेटाबेस लेयर जहाँ चीजें स्टोर हो रही है प्रोडक्ट और प्राइस से रिलेटेड, यूजर कभी डेटाबेस लेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपको डेटाबेस लेयर को एक्सेस करना है तो आप प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही डेटाबेस लेयर को एक्सेस कर सकते हो। आप एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही डेटाबेस लेयर को एक्सेस कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया? देन एक होती है एम कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स पढ़ रहे हो वैसे ही होता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब बेटा अपन ये समझते हैं, ई कॉमर्स मतलब आप डेस्कटॉप पे कोई भी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो
अपन मूव नहीं कर सकते, जगह जगह लेकर नहीं घूम सकते, जो कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे जब आप ऑनलाइन बाइंग सेलिंग परफॉर्म करते हो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, मूवेबल, मूवेबल, आप मूव करते करते भी बाइंग एंड सेलिंग का काम परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू, मैं मेरे फोन पे अभी जो मैंने अमेजोन से शॉपिंग की वो मैं अमेजोन कंप्यूटर पे जा रही हूँ, फिर अमेजोन खोल रही हूँ, फिर उससे शॉपिंग कर रही हूँ। अब मैं आपको कह रही हूँ मैं मेरे मोबाइल फोन पे अमेजोन खोल रही हूँ, फिर मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो जब मैं मोबाइल फोन से अमेजोन खोल के शॉपिंग करती हूँ तो उसको अपन क्या कह देते हैं, एम कॉमर्स कह देते हैं। एम कॉमर्स मतलब मूव करते हुए, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए भी अगर आप बाइंग एंड सेलिंग का काम परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं, एम कॉमर्स कहते हैं। आज जमाना ही एम कॉमर्स का है। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन से ही सारा काम करना पसंद करते हैं। कोई भी ये पसंद नहीं करता कि हम कंप्यूटर पे जाएं, हम डेस्कटॉप पे जाकर बैठे फिर हम वो काम परफॉर्म करें, ये लोग पसंद नहीं करते। एम कॉमर्स क्यों इतना पब्लिश होता जा रहा है, क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स एप्स, मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल पे अमेजोन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और फट आप उससे काम कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशंस होती है ये क्या होती है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है, मतलब एंड्रॉइड पे भी चल सकता है और iOS पे भी चल सकती है ये जो एप्लीकेशंस होती है। बहुत सारे मोबाइल फोन्स में तो कुछ एप्स ऑलरेडी आती हैं। आप नया फोन खरीद के लाते हो तो नए फोन में बहुत सारी एप्स तो ऑलरेडी डल के आती हैं, और अगर आपके पास वो ऐप नहीं है जो ऐप आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, मतलब मूव करते हुए आप बाइंग एंड सेलिंग का काम अगर परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको अपन एम कॉमर्स कह देते हैं। एम कॉमर्स क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम कॉमर्स में एप्स का यूज में लिया जाता है। अपन ने पढ़ी थी मोबाइल एप्स, पढ़ चुके हैं अपन। तो मोबाइल एप्स का आप ज्यादा काम में ले रहे हैं आजकल। मोबाइल एप्स क्या होती हैं, ऐसी एप्लीकेशंस जो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है उसको मोबाइल एप्स कह देते हैं। ये एप्स कुछ तो ऑलरेडी डली हुई आती है, कुछ अगर नहीं डली हुई तो आप उनको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर यूज में ले सकते हैं। तो सारा काम जो मूव करते हुए आप कर रहे हो उसको आप एम कॉमर्स कह रहे हैं। अब ये एक आपका ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स, वाया मोबाइल एप्स, एकदम सेम काम है, एकदम सेम चीज है बेटा। अपन ने जो ऊपर पढ़ा था कि ई कॉमर्स वाया इंटरनेट, इसमें मैं क्या मानकर चली थी कि मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ फिर मैं सामान खरीद रही हूँ। तो आप चाहे डेस्कटॉप से जाकर अमेजोन से सामान खरीदो, चाहे आप अपने मोबाइल फोन से जाकर अमेजोन से सामान खरीदो, एकदम सेम काम होगा। डेस्कटॉप पे जाते हैं तब भी प्रेजेंटेशन में आपके पास यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर्स है। अगर आप मोबाइल एप्स, अगर आप अमेजोन की एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर रखी है और उस पे मोबाइल फोन से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो भी आपका यूजर इंटरफेस में क्या क्या आएगा, आपके वेब ब्राउजर्स आएंगे, एक मोबाइल ऐप आ जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा। तो सेम, एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। जो अपन ने वाया इंटरनेट पढ़ा वही वाया मोबाइल एप्स है। मोबाइल एप्स में आपकी प्रेजेंटेशन टायर में क्या क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन टायर में एक तो यूजर आ जाएगा जो खुद यूज कर रहा है, एक वेब ब्राउजर आ सकता है, आप हो सकता है गूगल क्रोम पे जाकर आपने अमेजोन खोला, या फिर आपने मोबाइल ऐप काम में ले रहे हो। मोबाइल ऐप काम में ले रहे हो मतलब मैंने अमेजोन की ऐप मेरे फोन में डाउनलोड कर रखी है और उस ऐप को खोला और झट मैंने उसको यूज में लेने लग गई। मोबाइल ऐप भी काम में ले सकते हो, वेब ब्राउजर या यूजर भी काम में ले सकते हो। इसका पर्पस क्या है, पर्पस एकदम सेम है कि यूजर को कनेक्ट करो, ई कॉमर्स वेंडर्स के वेंडर्स से यूजर को कनेक्ट करो। देन अगर आप एप्लीकेशन की बात करो, अगर आप एप्लीकेशन लेयर की बात करो, एप्लीकेशन लेयर मतलब जो प्रोसेसिंग होती है, तो अगर अपन मोबाइल ऐप से ई कॉमर्स का काम करते हैं तो एप्लीकेशन टायर में क्या क्या आएगा, जो वहां आ रहा था सेम आएगा। ई मर्चेंट्स, मर्चेंट्स आएंगे, रोडस्टर, रीसेलर्स जो खरीद कर बेच रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर्स, हाँ जी लॉजिस्टिक पार्टनर्स भी आएंगे, एंड पेमेंट गेटवे भी आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे आप लोग जानते हैं क्या होता है, पेमेंट गेटवे मतलब जिसके थ्रू आप पेमेंट करें, जिसके थ्रू सप्लायर को अपना पैसा मिल रहा है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आ जाएंगी। इसका पर्पस क्या है कि यूजर अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है कि वो सामान अवेलेबल है या नहीं, एकदम सेम है जो वहां पढ़ा था। थर्ड लेयर होती है आपकी डेटाबेस लेयर, डेटाबेस में सेम समान की चीजें आएंगी, प्रोडक्ट रख सकते हो डेटाबेस में और प्राइस,
की डिटेल्स सकते हो। यूजर को अगर डिस्क करना है तो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो चाहे ई कॉमर्स वाया इंटरनेट पढ़ो, चाहे ई कॉमर्स वाया मोबाइल फोन्स पढ़ो, बात बराबर है। इंटरनेट में पढ़ा था तो प्रेजेंटेशन में यूजर, वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स आए थे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में यूजर, वेब ब्राउजर या फिर ऐप, मोबाइल ऐप आ गई। पर्पस दोनों का सेम है कि यूजर को कनेक्ट करना ई कॉमर्स वेंडर से। एप्लीकेशन में, वहां पे एप्लीकेशन में अपन ने पढ़ा था ई मर्चेंट, रीसेलर्स, लॉजिस्टिक्स। यहाँ एप्लीकेशन में ई मर्चेंट्स, रीसेलर्स, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट गेटवे। पर्पस दोनों का सेम है कि सामान की अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हो। डेटाबेस एकदम सेम है, वहां भी प्रोडक्ट और प्राइस की डिटेल्स रख रहे थे, यहाँ भी प्रोडक्ट प्राइस की डिटेल्स डेटाबेस में रखी जाएगी। एंड एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली आप कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ये इनके ई कॉमर्स वाया इंटरनेट एंड ई कॉमर्स वाया मोबाइल एप्स, इनके डायग्राम्स भी याद करने हैं बेटा अपन को। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक अपन एक और पढ़ेंगे, दैट इज इजी है प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स। नॉर्मली ई कॉमर्स में कैसे क्या आप शॉपिंग करते हो, क्या प्रोसीजर होता है जब आप ई कॉमर्स से कोई भी सामान खरीदते हो। जब भी मुझे अमेजोन से सामान खरीदना है तो मेरा क्या प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये पढ़ने जा रही हूँ। चाहे वो मैं मोबाइल से खरीद रही हूँ, चाहे मैं डेस्कटॉप पे जाकर खरीद रही हूँ। कोई भी कस्टमर आया, कस्टमर या तो ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट कर देगा, सबमिट ऑर्डर ऑनलाइन, या कस्टमर वो ऑर्डर सबमिट कर देगा अपने फोन से। फोन से उसने ऑर्डर सबमिट कर दिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, या उसने डेस्कटॉप पे जाकर वो सबमिट कर दिया कि उसको वो सामान खरीदना है। कैसे भी उसको खरीदना हो, उसके आगे की प्रोसेसिंग क्या होती है, कस्टमर फिर उसके बाद पेमेंट करता है। सपोज वो पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड से, उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते ही उसका ऑर्डर जो है वो वेयर हाउस में चला जाता है, वेयर हाउस से शिपिंग में चला जाता है। शिपिंग से क्या होता है, शिपिंग से कस्टमर के पास वो सामान पहुंच जाता है, शिपिंग से कस्टमर के पास वो सामान पहुंच जाता है। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है ई कॉमर्स की। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, फिर वो पेमेंट करता है, पेमेंट क्या होने के बाद वेयर हाउस से शिपिंग में जाता है, शिपिंग से कस्टमर के पास वो सामान पहुंच जाता है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और किसका क्या मतलब होता है। स्टेप्स हैं, सीक्वेंस में याद होंगे। पहला क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा। पहला काम, पहला सबसे पहले कस्टमर को कोई सामान खरीदना है तो कस्टमर को अपने आप को लॉग इन करना पड़ता है। बहुत सारी साइट्स में बिना लॉग इन करे भी खरीद सकते हो, बट लॉग इन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह मिलती रहती है। तो आप सबसे पहले लॉग इन करते हो, लॉग इन करते हो, लॉग इन करते हो आप। लॉग इन मतलब अपना आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे। ये आईडी पासवर्ड आप फोन से भी डाल सकते हो, ये आईडी पासवर्ड आप ई मोड से भी डाल सकते हो, मतलब डेस्कटॉप पे जाकर भी आईडी पासवर्ड डाल सकते हो। कस्टमर लॉग इन कर लिया, उसके बाद क्या करता है, कस्टमर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है कि मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे ये सामान पसंद आया। तो कस्टमर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से एक चीज चूज कर लेता है कि मुझे ये सामान अच्छा लग रहा है, सेलेक्ट कर लेते हो। देन उसके बाद कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, सामान पसंद आ गया, फिर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर देते हो। ऑर्डर प्लेस करते ही आप अगले स्टेप पे चले जाते हो, दैट इज पेमेंट गेटवे। आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, मैं कह रही हूँ मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, उसके बाद वो कहते हैं आप कैसे पेमेंट करना पसंद करोगे, पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करते ही आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर किस तरीके से पेमेंट करना चाहता है, कौन सा पेमेंट का मेथड काम में ले रहा है। अगर वो सीओडी, पेमेंट गेटवे या तो वो सीओडी चूज कर रहा है या फिर वो हाथ के हाथ पेमेंट कर रहा है। अगर सीओडी के अलावा उसने कोई और पेमेंट मेथड चूज किया, लाइक वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है या वो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, अगर वो कोई और मेथड काम में लेता है तो हाथ की हाथ अपडेशंस मिल जाते हैं किसको, मर्चेंट को। पेमेंट गेटवे हाथिया जो मर्चेंट है उसको बता देता है कि कस्टमर अभी के अभी पेमेंट कर रहा है। अगर कस्टमर सीओडी से पेमेंट करता है तो एडिशनल चेक किया जाता है कि वो बंदा सही है ना, आपसे दोबारा पूछा जाता है आपका यही एड्रेस है ना, आपको इसी तारीख को सामान चाहिए ना। अगर सीओडी कर रहे हो तो सीओडी चार्जेस ये लगेंगे, तो एडिशनल जो भी चेकिंग करनी होती है वो करते हो। अदरवाइज जो मर्चेंट है उसके पास अपडेशन चला जाता है कि कस्टमर जो है वो अभी के अभी पेमेंट कर रहा है या कस्टमर का पेमेंट आ चुका है। पेमेंट होने के बाद क्या होता है, डिस्पैचिंग होती है सामान की।
डिस्पैचिंग या फिर शिपिंग प्रोसेस। पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डिस्पैचिंग होती है या शिपिंग प्रोसेस होती है। डिस्पैचिंग शिपिंग भी दो तरीके से हो सकती है भाई, डिस्पैचिंग सामान की डिस्पैचिंग या शिपिंग भी दो तरीके से हो सकती है। देखो कई बार क्या होता है, देखो अगर आप जो वेंडर हो, अगर आप ही के वेयर हाउस में सामान रखा है, अगर आप ही के पास सामान रखा है तो वहीं से डिस्पैच हो जाएगा सामान। सपोज मैंने मेरी खुद की ऑनलाइन साइट बनाई तो मैं ही सामान बेच रही हूँ, तो मेरे पास ही सामान रखा है, तो आपने मुझे ऑर्डर प्लेस किया तो हाथ के हाथ मैंने ही मेरे गोदाम से सामान आपको डिस्पैच कर दिया, आपको शिप कर दिया। कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं ई कॉमर्स में जिसमें थर्ड पार्टीज होती हैं। थर्ड पार्टीज मतलब वो खुद नहीं बेच रहे, थर्ड पार्टी उनकी साइट की हेल्प लेकर अपना सामान बेच रही है। अमेज़न है, थर्ड पार्टी सामान बेचती है। फ्लिपकार्ट है, थर्ड पार्टी सामान बेचती है, इस पे अपना मिंत्रा है, थर्ड पार्टी अपना सामान बेचती है। तो जब थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो हुआ कि मैं सामान बेच रही हूँ और मेरा ही सामान मेरी साइट पे बेच रही हूँ, तो आप मेरे को ऑर्डर प्लेस करोगे तो मेरे वेयर हाउस से डिस्पैच हो जाएगा। पर अगर थर्ड पार्टी मेरी साइट के थ्रू आपको सामान बेच रही है तो क्या होगा, उस थर्ड पार्टी के वेयर हाउस से पहले मेरे वेयर हाउस में सामान आएगा, फिर आपको वो सामान डिस्पैच होगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन पे हजारों लाखों थर्ड पार्टीज हैं जो इन पे अपना सामान बेचती हैं। आज जो भी बड़ी से बड़ी ब्रांड्स है, हर ब्रांड का सामान आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टीज ही हैं। तो सब लोग अपना इन पे सामान बेच रहे हैं, तो जैसे ही अपन सामान का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो थर्ड पार्टी से सामान पहले इनके वेयर हाउस में आएगा, फिर इनके वेयर हाउस से सामान डिस्पैच होगा। तो डबल स्टेप होगा, यहाँ सिंगल स्टेप में सामान डिस्पैच हो जाता है। तो डिस्पैचिंग भी आपके दो तरीके से हो सकती है। देन डिस्पैच हो गया, फिर एक ऑप्शन आता है डिलीवरी ट्रैकिंग। डिस्पैच होने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास डिलीवरी ट्रैकिंग। सब जानते हैं, अपन ट्रैक कर सकते हैं सामान कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, कितने दिन लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या नहीं, कितने टाइम में हो जाएगा। डिलीवरी ट्रैकिंग क्या होता है, जितने भी जो सेल्समैन होते हैं सबसे इनका इंपॉर्टेंट काम होता है कि टाइमली डिलीवर, टाइम पे सामान पहुंच जाना चाहिए। तो जितने भी इनके सेल्समैन होते हैं जो सामान डिलीवर कर रहे हैं, सबके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको वो ट्रैक कर कर बता देते हैं कि ये सामान अभी यहाँ तक पहुंच गया, इतना दिन और लग जाएंगे, इतना टाइम और लग जाएगा। जैसे अपन ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करते हैं, आज जोमेटो से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो तो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो कि वो मंडावा मोड़ तक पहुंचा कि वो 1 नंबर रोड तक पहुंचा। अपन उसका ट्रैकिंग सिस्टम अपने पास होता है, अपन ट्रैक कर सकते हैं कब तक सामान पहुंचा, कब तक नहीं पहुंचा। एंड लास्ट होता है इसके अंदर, दैट इज सीओडी ट्रैकिंग। सीओडी ट्रैकिंग, अगर कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट में आपको एडिशनल चेक रखने की जरूरत है। एडिशनल चेक मतलब जैसे ही कोई बंदा सीओडी से पेमेंट करता है, हाथ की हाथ मेरे पास भी मैसेज आ जाना चाहिए कि मैं पेमेंट कर चुकी हूँ। हाथ की हाथ जो ई कॉमर्स वेंडर्स है, मर्चेंट है, उनके पास भी मैसेज चला जाना चाहिए कि इतने रुपए का पेमेंट आ चुका है। तो सीओडी में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो हाथ की हाथ अपडेशंस हो जाने चाहिए, वो हाथ के हाथ मैच हो जाने चाहिए। सीओडी ट्रैकिंग। तो ई कॉमर्स जब भी आप काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं अपन, तो अपन क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले कस्टमर अपने आप को लॉग इन करता है, फिर उसके बाद कस्टमर सामान को सेलेक्ट करता है। सिलेक्शन जो भी बहुत सारे ऑप्शन है उनमें से जो सामान पसंद आता है उसको सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद कस्टमर उनके लिए ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर जैसे ही वो प्लेस करता है वो पेमेंट गेटवे पे चला जाता है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जिसके थ्रू सप्लायर को पैसा मिलेगा। पेमेंट गेटवे अगर सीओडी के थ्रू है तो एडिशनल चेकिंग होगी, नहीं तो मर्चेंट को अपडेशन मिल जाएगा कि कस्टमर जो अपना पेमेंट करने जा रहा है। डिस्पैचिंग एंड शिपिंग प्रोसेस दो तरीके से होती है। अगर आपके वेयर हाउस में सामान है तो आप डिस्पैच कर दो, अगर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी से आपके पास आएगा, फिर आप उसको डिस्पैच करोगे। देन डिलीवरी एंड ट्रैकिंग, जितने भी सेल्समैन है सबको पास हैंडल डिवाइस है जिसके थ्रू अपन ट्रैक कर सकते हैं कि सामान कहाँ तक पहुंचा और कितने टाइम में हमारे पास पहुंच जाएगा। एंड सीओडी ट्रैकिंग कि जैसे ही सीओडी अपन करते हैं तो वो मैच हो जाना चाहिए, जितना हमने पेमेंट किया और जितना उनके अकाउंट में मतलब वो लोग अपडेट करें वो सारा बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने सीओडी में दिए 500 रुपए और वो डाल रहा है 400 रुपए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए। जब भी अपन कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपके फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।